विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त आग्रहे भूतस्य जातः पतिः एक आश्रित सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके आगे यजुर्वेद में यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। संकल्पना समझने के पश्चात, स्वतंत्रवाद प्रकोप समझने के बाद, अब जो ये आगे का विषय मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ये विषय आज तक कभी भी पढ़ाया नहीं गया है। ये विषय जो है ये प्रत्येक चिकित्सक ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारना अनिवार्य है। इसलिए ये जो चिकित्सा सिद्धांत है, दोषों की अंशांश कल्पना और उस दोषों की अंशांश कल्पना के आधार पर रसों की योजना किस प्रकार से करना, उसका जो ग्रंथकारों का विस्तृत विवेचन है, उसके ऊपर हम प्रकाश करेंगे, उसके ऊपर हम दृष्टि करेंगे। चरक विमान स्थान अध्याय 1। सर प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। प्रथमो अध्याय अथातो हाँ। रसविज्ञानं व्याख्यास्यामः इति ह स्मः भगवान् आत्रेयः। अतः रस विमानम व्याख्यास्यामः, इस स्थान का नाम विमान स्थान क्यों रखा गया? प्रथम इस विषय के ऊपर चर्चा का विषय बना। पहला क्राइटेरिया, पहला निष्कर्ष। और इस स्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से विषय है जिसको संलग्न किया गया? तो ये स्थान
अग्निवेश जी ने निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? अतः रस विमानम व्याख्यास्याम। पहले हम रस विमान नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, उसकी विधि बताएंगे, और ऐसी विधि जो भगवान आत्रेय ने हमें बताई। पढ़ो आगे का श्लोक। इह खलु व्याधीनां निमित्त पूर्वरूप रूप उपशयसम उपशय सॉरी कैसे पढ़ेंगे इसको, संख्या संख्या उपसय प्रधान संख्या, प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषान प्रविश्यान अंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति व्यसाम मानव मानव मान मानम वही मानम अवहित मानम मानम महलन अवहितम अवहित मनसा मनसा यथा 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 य- नियम यथावत 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 नियम जगत भवति भीषजा दोषादि मान ज्ञान ज्ञानाय क्रियायाः न ह्रीमानाग्नो दोषादीनां भिषग् व्याधि निग्रह समर्थो भवति तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थं विमानस्थानम् उपदेक्ष्यामो अग्निवेशः। आया समझ में? ये खलु व्याधि नाम, जो जितनी भी व्याधियां हैं, व्याधि नाम षष्ठी बहुवचन है, वो सभी व्याधि, उनके नाम नहीं, ज्वर गुल्म रक्त पित्त प्रमेय ऐसे कोई नाम नहीं, उन सभी व्याधियों के निमित्त, निमित्त यानी कि हेतु, किस कारण से व्याधि उत्पन्न हुई, ये पूर्व रूप, जो व्याधि उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण दिखे वो पूर्व रूप, रूप व्याधि के लक्षण। उपशय, कौन सी चीज देने पर व्याधि में उपशय प्राप्त हुआ। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेषान, न हलंत है यहाँ पे, इन सभी को अनुप्रविश्यान अंतरम, प्रविश्यानंतरम जिसका अर्थ होता है इन सभी को जानकर, अनुप्रविश्यानंतरम, किनको, जितने भी व्याधियां हैं उन सभी के निमित्त पूर्वरूप, रूप, उपसय, विधि, विकल्प, संख्या, प्राधान्य, इन सभी का निर्णय करके, जानकर, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वैशाख, इन सभी के मानम,
मानम मतलब इन सभी की मात्रा, आयु की मात्रा, दोष की मात्रा, भेषज की मात्रा, देश का बल, काल का बल, शरीर का बल, सार का बल, आहार का, अग्नि का बल, सात्म्य कैसा है उसका बल, सत्व कैसा है उसका बल, प्रकृति कैसी है उसका बल, ये सभी का मान अवहित, बिना रुके हुए, मतलब बिना बाधा के, मनसा यथावत ज्ञेयम भवता भिषजः, उस सभी को जैसा है वैसा का वैसा वेद्य ने उसे पहले जान लेना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है। कितनी चीज बताई? दो चीजें बताई। पहली जो चीज थी वो क्या थी? निमित्त, पूर्व रूप, उपसय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेष, ये क्या थी? रोग की परीक्षा थी। समझ में आया? दूसरी परीक्षा क्या थी? दुष्य देशम बलम कालम अनलम चम प्रकृतिम वयः सत्व सात्म्यम तथा आहारम अवस्था च पृथक विदा। ये रुग्ण की परीक्षा थी। इन दोनों के मान हमको हमारे डायग्नोसिस में डिफरेंशिएट करने, अलग अलग निकालने। यथावत ज्ञेयम भवति भिषजा। आगे क्या बताते हैं? दोष आदि मान, दोष आदि का जो मान है, अज्ञानाय, बिना जाने, अज्ञानायत्वातः क्रियायाः, जो दोष आदि का मान, दुष्य देश आदि का ज्ञान, पूर्व रूप रूप आदि का ज्ञान बिना जाने जो वैद्य चिकित्सा करता है, जो चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में आता है, तो आगे क्या लिखता है? न ही, न ही अलग निकालना है, अमानज्ञ हो, जो इन मान का क्राइटेरिया निर्णय नहीं करता है, दोषादि नाम जो ऊपर बताए इन सभी का क्राइटेरिया निश्चित नहीं करता है, तो वो भिषक व्याधि निग्रह समर्थो न भवति। आगे न लिखा है ना, वो न यहां लगेगा। जो वैद्य को इन सभी का ज्ञान नहीं है और वो चिकित्सा करता है, तो वो व्याधि को ठीक करने के लिए वो वैद्य समर्थ नहीं है, ये निश्चित है। और अगर इन सब का ज्ञान कर लेता है और फिर मात्र शतावरी देता है, तो भी वो पेशेंट को ठीक करने में समर्थ है। एक केस बताता हूं। अभी ये पूरा विषय क्लिनिशियल है, इसलिए इसमें मैं केस प्रेजेंट के साथ ही आप लोगों को समझाऊंगा। तस्मात, आगे क्या लिखा? तस्मात दोषादि मान ज्ञानार्थम, इसीलिए हमने दोष आदि के मान के ज्ञान के लिए, उसकी औंसांश कल्पना करने के लिए, उन सभी का क्राइटेरिया का निर्णय करने के लिए हमने विमान स्थान का उपदेश दिया है। उपदेक्ष्यामः अग्निवेश, अग्निवेश, ये इसलिए इसका हम उपदेश दे रहे हैं। ये केस एक एक दिन मैं 7 बजे, मेरे क्लिनिक के अंतिम दिन बुधवार को, मैं बंद करके अपने क्लिनिक की कड़ी लगा के निकल रहा था मैं।
तब एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अंदर आया। ये घटना है पिछले साल फरवरी 21 की, 21 फरवरी 2022। पेशेंट आया, पेशेंट के रिलेटिव थे। बोले सर, मैं उनको जानता था, एक दिक्कत आ गई है, आपसे थोड़ी सी बात करना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दरवाजा खोला, अंदर बैठे और बोला कि सर, हमारे भाई की लड़की है, 1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसका जो प्लेटलेट है वो बढ़ नहीं रहा है। उसका जो प्लेटलेट है वो 10,000 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। पिछले 45 दिन में हमने उसको 35 बार प्लेटलेट की बोतल लगा चुके हैं। अहमदाबाद की बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें उसकी चिकित्सा चल रही है। 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं अभी तक। अब डॉक्टर 3 दिन बाद हमारी लड़की को बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने डायग्नोज किया है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हम क्या करें? तो मैंने बोला ये ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। अभी आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट अभी नहीं करवाना है, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अगर प्लेटलेट नहीं बढ़ते तो हम करवा देते हैं। तो लड़की की पूरी हिस्ट्री ली मैंने। वीडियो कॉल पे वो एडमिट थी, उस लड़की से बात की, उसके माता पिता से बात की। क्या देखा? दृश्य, देश, बल, काल, अनल, प्रकृति, वय, सत्व, सात्म्य, आहार, अवस्था सभी देखा। इन सभी का निर्णय किया और फिर उसके बाद हमने चिकित्सा का प्रयोजन प्रारंभ किया। अब वो पेशेंट का 21 तारीख का रिपोर्ट बताइए स्क्रीन पे। हाँ, ये पहला पेशेंट का रिपोर्ट था। ये बच्ची है, 11 साल की आयु है इसकी। ये पेशेंट पोरबंदर में, पोरबंदर का है, हमारे यहाँ कच्छ गुजरात में एक गांव है पोरबंदर, एक जगह है। वहां से उसको शिफ्ट किया डॉक्टर ने, पोरबंदर के डॉक्टर ने अहमदाबाद उनको शिफ्ट किया। डॉक्टर के पास 45 दिन से एडमिट थे पेशेंट। 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट की डेट दे दी थी। पहला रिपोर्ट था, प्लेटलेट इसका 17,000 था और डॉक्टर ने डायग्नोस किया था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये ब्लड कैंसर होता है एक प्रकार का। अब यहाँ पे जो चिकित्सा है, ये प्रारंभ में जो चिकित्सा का क्राइटेरिया है, ये निर्णय करना अनिवार्य है। अब हमने पेशेंट को कुछ आहार की विधि बताई और उसके साथ 3 ग्राम शतावरी चूर्ण शक्कर के साथ दिया 3 टाइम। 21 तारीख शाम को ये हमने उनको प्रारंभ किया औषध। 21 तारीख को उनको 2 डोज दिए शतावरी के आहार की विधि के साथ। 22 तारीख को वो पेशेंट को शतावरी के 3 डोज दिए विधि के साथ। 23 तारीख को उनको हमने विधि के साथ 2 डोज दिए। शाम को प्लेटलेट का उन्होंने रिपोर्ट करवाया। अब यहाँ पे 21 के बाद 23 तारीख का रिपोर्ट निकालो। 24 तारीख को वापस उसका रिपोर्ट किया 3 दिन बाद। 3 दिन बाद का जो रिपोर्ट था उसमें वो पेशेंट के जो प्लेटलेट थे वो कितने हुए? 24,000। मात्र कितने बढ़े? 7,000 प्लेटलेट बढ़े 3 दिन में।
बराबर है। फिर उसके बाद उसका जो तीसरा रिपोर्ट है, फिर डॉक्टर को हमने बोला कि हमको अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो करो। हमने ड्रिप बंद करवाए, उनके आईवी फ्लूइड्स बंद करवाए थे सिर्फ, क्योंकि द्रव गुण से अग्नि बंद हो रहा था, इसलिए ओरली मेडिसिन चल रही थी और वहां का खाना पीना चल रहा था जो हमने बताया था वो, और उसके साथ ये दवाई चल रही थी शतावरी। शतावरी के अलावा और कोई भी औषध नहीं, वही 3 ग्राम शतावरी वापस 24-23 तारीख से कंटिन्यूस चालू रखी। फिर 3 तारीख को रिपोर्ट करवाए, 3 मार्च का रिपोर्ट दिखाओ, मार्च 4, ठीक है, 24 फरवरी के बाद 4 मार्च को हमने रिपोर्ट करवाया। पेशेंट का प्लेटलेट कितना हो गया? 56,000। अब डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि जहां पे पेशेंट को 35 बार बोतल लगा के प्लेटलेट देते थे, 40,000 होता था ज्यादा से ज्यादा, और फिर एक दिन बाद वापस वो कम होके 10,000 हो जाता था, 12,000 हो जाता था। ये कंडीशन कंटिन्यूस 45 दिन तक उन्होंने चलाई, और यहाँ पे 10 दिन में एक बार भी प्लेटलेट का उन्होंने बोतल नहीं लगाया है, कोई आईवी फ्लूइड नहीं लगाया है, और 13 दिन के बाद पेशेंट का प्लेटलेट 56,000 हो गया। आगे दूसरा रिपोर्ट दिखाओ। 8 मार्च को पेशेंट का रिपोर्ट वापस किया, प्लेटलेट आउट कितने हैं? पढ़ो अंजना जी। 2,55,000। 2,55,000। 56,000 से ये प्लेटलेट दूसरे 4 दिन में 2,55,000 हुआ, और ये डॉक्टर बोलते हैं ये कैसे हुआ? 8 तारीख को पेशेंट ने डिस्चार्ज लिया, और पेशेंट हमारे पास भूज आ गए, बोले हमको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं लेना है। हमने मात्र 1 हफ्ते की मेडिसिन 75 ग्राम शतावरी चूर्ण शक्कर के साथ दिया था, 200 रुपए की दवाई थी सिर्फ वो, और वहां 8 लाख रुपए की मेडिसिन का खर्चा कर चुके थे। ये पेशेंट का जो आगे का रिपोर्ट है 19 तारीख का, उसमें उसके प्लेटलेट 4,15,000 है। नॉर्मल रेंज में ये पेशेंट आने लग गया, और कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं, कुछ भी नहीं। आज वो पेशेंट अपना जीवन यापन सामान्य रूप से कर रहा है। 12 साल की लड़की है अभी ये, स्कूल में पढ़ाई करती है, कोई आयुर्वेद औषध नहीं लेती है, और ना ही कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेती है। नॉर्मल आहार विहार और अपना जीवन यापन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मूल श्लोक पे आओ। सर उसके निदान क्या थे? ये पेशेंट सोनी है, सोनी समझते हो ना, जो ज्वेलरी का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो चिकित्सा है उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि शतावरी देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शतावरी की जो मात्रा देना ये इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग शतावरी करना ये इम्पोर्टेंट है। दोषों का मान निर्णय करना ये इम्पोर्टेंट है। हेतु का निर्णय करना, काल का निर्णय करना, दोषादि के अपचारज प्रकृति देखना, वय का निर्णय करना, इन सभी संकल्पनाओं से निकलने के बाद सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स की मात्रा का निर्णय करना ये इम्पोर्टेंट है। और इससे आप कोई भी व्याधि, गंभीर से गंभीर व्याधि, आप आज के समय की
सरलता से ठीक कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके अनुभव प्रत्यक्ष देखे हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने इसको खुद ने अपने क्लिनिशियल लेवल पे इस उपक्रमों का, चरक के उपक्रमों को अपने जीवन में, अपने क्लिनिशियल रूप में इसको अनुभव किए। ये पेशेंट सोनी है, ज्वेलरी का काम करते हैं, घर के अंदर सोना वो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। एक दिन जो ज्वेलरी बनाते हैं उसके अंदर ये लोग मर्क्यूरी के कुछ पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो इसके घर के अंदर ये मर्क्यूरी का थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया। तो जो उसकी फ्यूम्स हुई जो मर्क्यूरी की, उसका परिणाम तीनों के ऊपर हुआ, उसकी माता के ऊपर, उसके पिता के ऊपर और ये छोटी लड़की के ऊपर। परिणाम ये हुआ कि लड़की को बुखार आया और माता पिता को कुछ दिक्कत नहीं हुई, ये छोटी थी इसलिए इसको बुखार आया। बुखार आने की वजह से इन लोगों ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट करने का कारण ये था कि इसको बुखार आ रहा था और सीवियर लूज मोशन हो रहे थे। उस समय पे वहां की लोकल हॉस्पिटल में इसको 15 दिन तक ट्रीटमेंट करी उन्होंने। और वो 15 दिन की जो ट्रीटमेंट थी उसमें उन लोगों ने यहाँ पे पारद, तीक्ष्ण, उष्ण, व्यवायी, विशद होने के कारण वात पित्त वृद्धि करी। और 15 दिन तक जो हॉस्पिटल में चिकित्सा चली उसमें भी उन्होंने तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष और लघु प्रधान औषधियों का द्रवयुक्त प्रयोग किया। परिणाम अग्निमांद्य, रसवह स्रोतस, अन्नवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस में दृष्टि हुई। पेशेंट को 15 दिन बाद हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 1 महीने के बाद शरीर के अंदर लाल लाल चकट्टे पड़ने लग गए और होंठ के पास से ब्लड आने लग गया। इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास गए तो वहां प्लेटलेट चेक किया तो इसका 8,000 हो गया था बच्ची का। ये मेरे पास जो रिपोर्ट है ना 21 तारीख का, ये फरवरी का है। डॉक्टर ने बोला आप यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप अहमदाबाद जाओ। अहमदाबाद जाके उन्होंने ट्रीटमेंट प्रारंभ की। 45 दिन तक इन्होंने, डॉक्टरों ने खूब मेहनत की थी, परेशान हो गए थे ये। यहाँ पे एमडी, एमएस, सर्जन सभी की टीम थी, सभी ने मेहनत की थी, पर ये लोग चिकित्सा नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि मूल सिद्धांत की तरफ नहीं जा सके। परिणाम क्या हुआ? चिकित्सा में साफल्य प्राप्त नहीं हुआ। निदान क्या थे? तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, लघु, व्यवायी, विशद गुणों की द्रव के साथ वृद्धि। समझ में आया? सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स और रसों का निर्णय कैसे करना है, रस के क्राइटेरिया क्या है, ये निर्णय करना है। द्रव बढ़ा हुआ है, पर किस स्तर पे द्रव बढ़ा हुआ है। पिच्छिल बढ़ा हुआ है, पर किस स्तर पे पिच्छिल बढ़ा हुआ है। गुरु बढ़ा हुआ है, किस स्तर पे गुरु बढ़ा हुआ है। देश क्या है, काल क्या है, इसका कितना समन्वय है, इन सभी को देखते हुए चिकित्सा करना है। ये देख के जो चिकित्सा करता है, मैं फिर से बताता हूं, अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान 12, 67, दुष्यम, देशम, बलम, कालम, अनलम, प्रकृतिम वयः, सत्व सात्म्यम तथा आहारम, अवस्था च पृथग्विधा। और ये देख के जो चिकित्सा करता है, इस श्लोक की अंतिम लाइन है, न स्खलति तस्य जातु चित्त। समझ में आया? वो चिकित्सा कभी स्खलित नहीं हो सकती, वो निश्चय ही परिणाम देती है।
यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातु चित्तम। और हमें ये देखिए चिकित्सा सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम यो चिकित्सा वर्तते दोष औषध निरूपणे। दोष औषध निरूपणे, दोष के निरूपण में और औषध के निरूपण में ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म विवेक्षण करता है, समीक्षण करता है और फिर वो चिकित्सा देता है, वो चिकित्सा सफल होती है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। ऐसे 4 से 5 केस ऐसे हैं जो कि क्रोनिक ल्यूकेमिया है और वो संपूर्ण तक क्योर हुए हैं। 2 केस ऐसे थे जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, वो संपूर्ण क्लीन हुए थे। डॉक्टर ने बोला इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ये पेशेंट ठीक हुआ है। किस आधार पर? अवस्था के आधार, साध्यता के आधार पर। ये सभी क्राइटेरिया हमें निर्णय करना है। पेशेंट आया, ग्रंथि है, कांचनार गुगुल दे दो। पेशेंट आया, अम्ल पित्त है, अभिपत्ति कर चूर्ण दे दो। पेशेंट आया, हृदय रोग है, अर्जुनारिष्ट दे दो। ये आयुर्वेद नहीं है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। समझ में आ रहा है? ग्रंथकारों को क्या अपेक्षित है? ग्रंथकारों को अपेक्षित है इन सभी संकल्पनाओं के विषय में मूलतः परीक्षण किया जाए, निदान किया जाए और औषध का प्रयोग किया। ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। विमान स्थान चरक, ऐसे पेशेंट में अगर मात्र कटु रस दोगे आप, मात्र तिक्त रस प्रारंभ में दे दोगे, बिना स्निग्धता के युक्त, बिना मधुर रस के युक्त, तो व्याधि बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये जो पेशेंट का जो क्राइटेरिया मैंने जो पेशेंट की उसका बताया उसने, इसलिए यहाँ पे इंडिकेशन शतावरी ग्रुप है। अगर स्निग्ध गुण से अग्निमंद होता है तो शतावरी नहीं दे सकते, तो दूसरा सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स करना पड़ेगा। ठीक है, श्लोक नंबर 4 पढ़ो। तत्र आदौ रसद्रव्य द्रव्य दोष विकार प्रभावान् वक्ष्यामः। रसा रसा तावत् षट् मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः ते सम्यक् उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति। मिथ्यो उपयुज्यमानस्तु खलु दोष प्रकोपायो उपकल्पन्ते। तत्र आदो, इसीलिए। अब यहाँ पे आदो सप्तमी एक वचन है। आदि में क्या करना चाहिए? रस, द्रव्य, ये सभी चीजों को अलग अलग निकालना है। कि सभी क्राइटेरिया को अलग अलग रूप से समझना है। रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। इसीलिए प्रारंभ में, आदि में जो हम निष्कर्ष बता रहे हैं, आत्रेय जो निष्कर्ष बता रहे हैं, वो निष्कर्ष क्या है? रस का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, दोष का प्रभाव और विकार के प्रभाव को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसको हम, उसके जो निर्णय है, उसके जो मूल क्राइटेरिया है, वो हम बता रहे हैं। पहला, रसाहा, यहाँ पे विसर्ग है, स का विसर्ग हुआ है। रसाहा, रसः, रसो, रसाहा प्रथमा एक वचनांतम।
जो रस है तावत सटह, ये 6 होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषायाः। मधुराः, अम्लाः, लवणाः, कटु, तिक्ताः, कषायाः, सामासिक शब्द। अब यहाँ पे जो नीचे की लाइन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रंथकार लिखते हैं ते इसको सम्यक उपयुज्यमानाः, इनको सम्यक रूप से इसकी अगर योजना की जाए, शरीरम यापयन्ति, शरीर का ये यापन करता है, मतलब शरीर की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है, क्या रसों का सेवन मात्र तो मुख से होता है, जो आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे तो सिर्फ आहारज भाव ही क्या ग्रहण करना अनिवार्य है, दूसरे भाव नहीं है, विहारज भाव नहीं है? तो यहाँ पे जो ये रस है, ये रस मात्र इंडिकेशन है। ये जो रस है ये रस नहीं है, ये रस पंच महाभूत। सृष्टि के अंदर जितने भी ऐसे भाव है वो सभी प्रकार के भाव से जो जो महाभूत की वृद्धि होती है उन महाभूतों के सेवन से, सम्यक सेवन से शरीर का यापन करता है मिथ्या उपयुज्यमान। और मिथ्या रूप से उसका अगर प्रयोग किया जाए तो खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। समझ में आया? वो क्या करेगा? उसको अगर सम्यक रूप से प्रयोग नहीं किया गया, गड़बड़ कर दी गई, कोई रस को ज्यादा सेवन कर लिया, प्रकृति के आधार पर, उस देश के आधार पर, उस काल के आधार पर, ऋतु के आधार पर जो जो रसों का सेवन करना है उससे गड़बड़ की, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके अंदर आवश्यक जो रस है उसके अलावा दूसरे रसों का जो सेवन किया गया और वो गड़बड़ कर दी तो वो मिथ्या हो जाएगा। आनुप देश में कफ प्रधान आहार लिया जाएगा, कफ प्रधान रस लिया जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जांगम देश में वात प्रधान आहार लिया जाएगा तो भी वो गड़बड़ कर देगा। इसलिए मिथ्या उपयुज्य माना तु खलु दोष प्रकोपाय उत्कल्प। ये पहला क्राइटेरिया। चरक सूत्र स्थान श्लोक नंबर 40, 26-40 पढ़ो। तेषां क्षणां क्षणां रसानां सोमगुणाति अतिरेका मधुररसः पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वाद् अम्लः सलिल अग्नि भूयिष्ठत्वात् लवण वायु अग्नि भूयिष्ठत्वात् कटुकः वायवा और इसको कैसे बनेंगे दैव वाय आकाश अतिरिक्तत्वात् तिक्तः। पवन पृथ्वी व्यतिरेकात् कषाय इति ही। बस आया समझ में? विमान स्थान में क्या बताया? तेषाम, जो ये छह रस है, षडानाम, षष्ठी बहुवचनांत, षडानाम जो रस है इसमें जो सोम गुण से अतिरिक्त है, मतलब जल गुण से जो अतिरिक्त है, पार्थिव गुण से जो अतिरिक्त है, जिसमें जल और पृथ्वी के अंश ज्यादा है, ऐसा जो रस है वो मधुर है। अब
जो जल और पृथ्वी को बढ़ाने वाले जितने भी आहार है, जितने भी विहार है, जितने भी आचार है, वो सभी मधुर के अंतर्गत है। समझ में आया? बिना रस का आहार जन्य सेवन करने न करने पर भी रसों के गुणों की वृद्धि होती है। पृथ्वी आग्नेय भूयिष्ठवात अम्ल, जो अम्ल है वो क्या है? पार्थिव और अग्नि गुण से बाहुल्य है, ये अम्ल रस है। सलील अग्नि भूयिष्ठवात लवण, जल और अग्नि वाला लवण है, वायव्य अग्नि वाला कटु है, आकाश और वायव्य देखो शतावरी क्या है? तिक्त है, उसके अंदर क्या है? आकाशीय और वायव्य अंश, सबसे लघु रस है ये तिक्त। ये द्रव का शोषण करता है, क्लेद का शोषण करता है, आम का शोषण करता है। इस आधार पर हमको समझ, वायव्य आकाश अतिरिक्तत्वात् तिक्तः पवन पृथ्वी व्यतिरेकान, पवन और पृथ्वी जिसमें बड़ा हुआ है ये कैसा है? मतलब जो ये रस है ये क्या है? पंचमहाभूत। एवं एषां रसाणां सतत्वम् उपपन्नः न्यून अतिरेक विशेषाद महाभूतानां भूतानां इव स्थावर जंगमानां नानावर्ण आकृति विशेषाः षट ऋतुकत्वातः च कालस्य उपपन्नः महाभूतानां न्यून अतिरेक विशेष। समझ में आया? इसलिए लाइन अंडरलाइन करो। कौन सी? षट ऋतुकत्वाद कालस्य उपपन्नः, और आगे क्या बताया है? महाभूतानां, पंच महाभूतानां। न्यून मतलब महाभूतों की न्यूनता और महाभूतों की अतिरेकता के आधार पर, विशेष मतलब डिफरेंशिएशन के आधार, सभी द्रव्यों में वही महाभूत पड़े हुए हैं और उन्हीं महाभूत के आधार पर इसकी निर्मिति। चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 64। रसन रसना अर्थो रसः तस्य रसः तस्य द्रव्यम् आपः क्षितिस्ततः निर्वितौ च विशेषे च प्रत्ययः खाद्यः त्रय। समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? रस के जो अर्थ है वो रसः है, तस्य द्रव्य, उसके जो द्रव्य है, आप और क्षिति मतलब जल और पृथ्वी इसके बेस है, बेसिक। निवृत्तो च विशेषे, विशेष रूप से ख आदि तीन जो है, कौन सा? आकाश, अग्नि और वायु, ये तीन विशेष रूप से अलग अलग मतलब विशेष विशेष मतलब डिफरेंट रूप से अपना स्थान ग्रहण करते हैं। कौन से महाभूतों के अंदर? जल और पृथ्वी महाभूत के अंदर ये अपना अलग अलग स्थान ग्रहण करके अलग अलग सृष्टि के भावों को निर्माण करते हैं। किसी को गेहूं बनाते हैं, किसी को चावल बनाते हैं, किसी को मूंग बनाते हैं, किसी को तिल बनाते हैं, किसी को शतावरी बनाते हैं, किसी को वासा बनाते हैं। ये सभी खाद्य तीन अपना विशिष्ट रूप से स्थान ग्रहण करने से ये सृष्टि को निर्माण कर, ये ग्रंथकारों को ये अपेक्षित है। और इन्हीं पंच महाभूतों को शरीर के अंदर बदलना, शरीर के अंदर इसका ट्रांसफरेशन करना, ये चिकित्सा है। जो खाद्य तीन की अवस्थाओं में परिवर्तन आया है,
क्षिति और आपज द्रव्य परिवर्तन आया है, उनका शोधन करना और बाकी के द्रव्यों की दोषों की अंशांश कल्पना करके उसके विपरीत गुणों के द्रव्यों का प्रयोग। पढ़ो क्या लिखा है 62 में। विपरीत गुणैः देश मात्र काल उपपादितैः भेषजैः वर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मताः। ये ग्रंथकार छाती ठोक के बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, डेयरिंग के साथ बोल रहे हैं। पहले ही अध्याय में विपरीत गुणे ही जो दोषों के गुण बढ़े। हमारे अभी केस देखा हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, उस केस के अंदर तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष गुण बढ़े हुए थे। उसे विपरीत गुणे ही, उसके विपरीत गुणों से, जो देश है उसके विपरीत गुणों से मात्रा काल उपपादिते, यो योग्य मात्रा से योग्य समय पे उपादन किया जाए, किसके द्वारा, भेषजे ही विनिवर्तन्ते विकाराः, अंडरलाइन करो, साध्य सम्मता। साध्य व्याधि है, 7 दिन में ठीक होना है, ये निश्चित है। कोई भी हो, समझ में आया? वो फिर ब्लड कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, लंग कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, कि फिर उसके बाद प्रमेय हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पैरालिटिक हो। हमने 7 दिन में पैरालिटिक के पेशेंट ठीक किए। हृदय के पेशेंट, पक्षाघात के पेशेंट ठीक होते हैं बिना पंचकर्म किए, बस्ती दिए। ये निश्चित है, ये हमें समझना है। इसलिए आचार्य ने क्या बताया है, तस्मात् दोष औषध निरूपणे ही, दोष औषध मात्रा ज्ञाने ही विमान स्थान उद्देश्य। अब समझ में आया? अब विमान स्थान में मूल अध्याय में आएंगे। ये विमान स्थान दोषों की अंशांश कल्पना करने के लिए है, रसों की अंशांश कल्पना करने के लिए है, मान का निर्णय करने के लिए है। प्रत्येक व्याधि में अलग अलग निर्णय करना, व्यक्ति की अवस्था का निर्णय करना, ये सभी इसी छोटे छोटे से सूक्ष्म सूक्ष्म लाइनों में आत्रेय बताते जाते हैं। ये विमान स्थान का प्रारंभ क्यों किया गया, अग्निवेश ने विमान स्थान क्यों लिखा, अब समझ में आया क्राइटेरिया इसका। अब इसको हम आगे के व्याख्यान में कर लेंगे।